हे गाइस, कैसे हो सब लोग। ये जो है हमारी पार्ट 2 वीडियो है आरबीसी एंड एरिथ्रोपोइसिस के ऊपर। पार्ट 1 वीडियो में हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा, हमने जो है पूरी स्टेजेस क्या होते हैं एरिथ्रोपोइसिस के वो पढ़ा। तो यार अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पहले वो वाली वीडियो जा करके देखो। इस वीडियो में हम जो है फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोइसिस वो पढ़ने वाले हैं और एक क्विक रिकैप करेंगे। हम जो है हमने पढ़ा था पूरा आरबीसी क्या होती है, आरबीसी के क्या काउंट होता है, उसका शेप क्या होता है, डायमीटर हमने सब पढ़ा हुआ है। और ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसको कहते हैं हमने वो भी पढ़ा हुआ है। आरबीसी के फंक्शन क्या होते हैं, ऑक्सीजन को कैरी करना, कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करना, एसिड बेस बैलेंस को मेंटेन करना और ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन में हेल्प करना। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होती है, उसकी नॉर्मल रेंज क्या होती है मेल्स में फीमेल्स में, और एक जनरल क्या होती है हमने वो भी पढ़ा। उसके हम यूज़ क्या करते हैं, हम अलग अलग कंडीशंस में उसका क्या इफेक्ट पड़ता है पैक्ड सेल वॉल्यूम के ऊपर, पॉलीसाइथेमिया क्या होता है, एनीमिया क्या होता है, हमने वो सब भी पढ़ा। फिर एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, वो फीटल लाइफ में और आफ्टर बर्थ कहाँ कहाँ टेक प्लेस करती है, हमने उसके बारे में पढ़ा है। फिर स्टेजेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस क्या होते हैं, 6 स्टेज होते हैं। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट होता है, अर्ली नॉर्मोब्लास्ट होता है, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट होता है, लेट नॉर्मोब्लास्ट होता है, रेडिकुलोसाइट होता है और मैच्योर एरिथ्रोसाइट होता है। हमने ये चार्ट देखा था, ये चार्ट जो है सेमुलिंगम से मैंने लिया है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा देखने। फिर स्टेजेस के बारे में हमने हर एक स्टेज को डिटेल में पढ़ा है कि पहले क्या डायमीटर होता है और बाद में क्या होता है जब आरबीसी बन जाती है, मैच्योर हो जाती है। ठीक है, ये हमारा लेट नॉर्मोब्लास्ट का स्टेज है, ये हमारा लेट नॉर्मोब्लास्ट का स्टेज है। रेडिकुलोसाइट होता है, मैच्योर एरिथ्रोसाइट होता है। ठीक है, मैच्योर एरिथ्रोसाइट बनने के लिए हमें 7 दिन का टाइम लगता है, 1 हफ्ते का टाइम लगता है, और उसमें से भी जो 2 दिन होते हैं रेटिकुलोसाइट आरबीसी में कन्वर्ट होने के लिए, मैच्योर आरबीसी बनने में हमारा टाइम लगता है। और चेंजेस क्या होते हैं, हमारा न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है, हीमोग्लोबिन बन जाता है, साइज रिड्यूस हो जाता है, ये सारे हमने चेंजेस देखे थे। आज हम पढ़ेंगे फैक्टर्स नेसेसरी फॉर एरिथ्रोपोइसिस, यानी कि फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एरिथ्रोपोइसिस। ठीक है, हमने एरिथ्रोपोइसिस की पूरी स्टेजेस क्या होती हैं पूरा पढ़ लिया। डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स रिक्वायर वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जैसे हमें बहुत सारे फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वैसे ही एक सेल को बनने के लिए भी ये सारी चीज़ें लगती हैं। क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज, 3 कैटेगरी। पहले होते हैं हमारे जनरल फैक्टर्स, एक जनरल हमारे आरबीसी को बनाने के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल हैं। मैच्योरेशन फैक्टर्स, उसको मैच्योर करने के लिए, अलग अलग चेंजेस लाने के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल हैं। और फैक्टर्स नेसेसरी फॉर हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन, यानी कि हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए कौन कौन से हमारे फैक्टर्स लगते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है इनमें से, आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी अगर हमारी बॉडी में होगी तो हाइपोक्रोमिक कंडीशन हमारे आरबीसी में हमें देखने मिलती है। हाइपोक्रोम मतलब आरबीसी का जो कैरेक्टरिस्टिक कलर होता है रेड कलर का, वो हमें नहीं देखने मिलेगा, उससे लाइट कलर हमें देखने मिलेगा। ठीक है, जनरल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। जनरल फैक्टर्स हमें जो चाहिए होते हैं एरिथ्रोपोइसिस के लिए, वो होते हैं, एक तो होता है हमारा हार्मोन होता है एक एरिथ्रोपोइटिन, ये हमारी किडनी से निकलता है, किडनी से निकलता है। थायरोक्सिन, ये एक जनरल मेटाबॉलिक हार्मोन होता है, और ये क्या काम करता है, ये कहाँ से निकलता है, ये हमारा निकलता है थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से निकलता है। ठीक है, हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स, तरह तरह टाइप के इंटरल्यूकिन्स होते हैं जो कि हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, ग्लाइकोप्रोटीन्स। और विटामिन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन्स भी लगते हैं किस चीज़ के लिए, हमारे एरिथ्रोपोइसिस के लिए। ये सारे हमारे जनरल फैक्टर्स हैं, इनको डिटेल में पढ़ते हैं अब। एरिथ्रोपोइटिन, सबसे ज़्यादा जो हमारी बॉडी में हमको सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है आरबीसी बनाने के लिए, वो फैक्टर है हमारा एरिथ्रोपोइटिन। मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल फैक्टर फॉर एरिथ्रोपोइसिस इज द हार्मोन कॉल्ड एरिथ्रोपोइटिन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीमोपोइटिन या फिर एरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर, ESF। इसको हम एरिथ्रोसाइट स्टिमुलेटिंग फैक्टर भी कहते हैं। कहाँ से सिक्रीट होता है, सिक्रीटेड बाय पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज ऑफ किडनी। किडनी में जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं, हमारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं, वहाँ से ये जो है हमारा निकलता है। और छोटी सी क्वांटिटी जो होती है लिवर से भी निकलती है,
और ब्रेन से भी निकलती है। अब इसका स्टिमुलेंट ये किस वजह से निकलता है, याद रखना हाइपोक्सिया जो होता है, हम ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को हम हाइपोक्सिया कहते हैं, और रेड ब्लड सेल या फिर हीमोग्लोबिन की डेफिशिएंसी को हम एनीमिया कहते हैं, खून की कमी, एनीमिया। ठीक है, ये हम आने वाले जो है लेक्चर्स में इसको भी पढ़ेंगे। दोनों हाइपोक्सिया जो है हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में कवर करेंगे, और एनीमिया अभी हम अगले ही 2-4 लेक्चर में इसको कवर करने वाले हैं। क्लियर? स्टिमुलेंट फैक्टर क्या है हमारा? हाइपोक्सिया हो गया, ऑक्सीजन की कमी को हम हाइपोक्सिया कहते हैं। एक्शन, इसका क्या काम होता है? ये जो है फॉर्मेशन, बनाना और रिलीज ऑफ न्यू आरबीसीज इनटू सर्कुलेशन। ब्लड जो हमारा होता है उसमें बोन मैरो जो होता है हमारा, वहाँ से बोन मैरो में से आरबीसी को, मैच्योर आरबीसी को रिलीज कराने का, कि उसको छोड़े, ये काम भी किसका है? हमारा एरिथ्रोपोइटिन का। प्रमोट्स द फॉलोइंग प्रोसेसेस, कौन कौन सी प्रोसेस को प्रमोट करता है? प्रोडक्शन ऑफ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट फ्रॉम CFUE ऑफ द बोन मैरो, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोब्लास्ट, एरिथ्रोसाइट, इनमें से जो है हमारा प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनाने में हेल्प करता है। डेवलपमेंट ऑफ प्रो एरिथ्रोब्लास्ट इनटू मैच्योर आरबीसी, मैच्योर आरबीसी को बनाने के लिए हमारा हेल्प करता है। एंड रिलीज में कहाँ से? बोन मैरो में से रिलीज कराने का काम भी जो है मैच्योर आरबीसी का, वो एरिथ्रोपोइटिन करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं थायरोक्सिन। थायरोक्सिन एक जो है जनरल मतलब एक पूरी बॉडी की प्रोसेस को जो है वो एक्सलेरेट करेगा। ये एक ऐसा हार्मोन है, जनरल मेटाबॉलिक हार्मोन। थायरोक्सिन एक्सेलरेट्स द प्रोसेस ऑफ एरिथ्रोपोइसिस एट मैनी लेवल्स, बहुत सारे लेवल्स में ये हमारा जो है एक्सलेरेट करता है हमारी एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस को। कहाँ से निकलता है ये? थायराइड ग्लैंड से। थायराइड ग्लैंड से 2 टाइप के होते हैं, T3 एंड T4। ठीक है, T4 भी जो है अल्टीमेटली T3 में ही कन्वर्ट होता है, और एक और टाइप होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स T3। रिवर्स T3 क्या होता है? ये सारी चीज़ें जो है हम जो हमारा हार्मोन वाला यूनिट होगा उसमें कवर करेंगे। क्लियर? हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स क्या होते हैं? हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स और ग्रोथ इंड्यूसर्स आर द इंटरल्यूकिन्स होते हैं, या फिर स्टेम सेल फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, जिनको हम स्टील फैक्टर भी कहते हैं। ये जो होते हैं जनरली ग्लाइकोप्रोटीन से बने होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन मतलब ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन, एक प्रोटीन पार्ट होगा और एक कार्बोहाइड्रेट पार्ट होगा। जनरली दीज फैक्टर्स इंड्यूस द प्रोलिफरेशन ऑफ PHSCs, यानी कि PHSC कौन सी? अनकमिटेड होंगी, कमिटेड होंगी, वो हमें नहीं पता, लेकिन PHSCs इनको जो है उनकी अमाउंट बढ़ाने में, उनका कंटेंट बढ़ाने में जो है हीमोपोइटिक ग्रोथ फैक्टर्स रोल प्ले करेंगे। इंटरल्यूकिन्स इन्वॉल्व इन एरिथ्रोपोइसिस 3 होते हैं। इंटरल्यूकिन 3 IL-3 जिसको हम कहते हैं, ये हमारे T सेल से निकल के आता है, वाइट ब्लड सेल्स के WBCs में से। इंटरल्यूकिन 6 IL-6 ये भी हमारा T सेल्स में निकल के आता है, या फिर एंडोथीलियल जो हमारी कैपिलरी होती है, रेड ब्लड वेसल्स जो होती हैं, इनकी लाइनिंग को, इनकी इनर लाइनिंग को जो है हम एंडोथीलियल कहते हैं, एंडोथीलियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेज हमारे टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स ही हैं जो चीज़ों को इनगल्फ करते हैं, बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करते हैं। इंटरल्यूकिन 11 IL-11 ऑस्टियोब्लास्ट मतलब हमारे बोन सेल्स में से भी ये निकल के आते हैं। क्लियर? नेक्स्ट हमारे जनरल फैक्टर्स में आता है हमारे विटामिन। सब विटामिन्स जो है उनकी कमी से, उनकी डेफिशिएंसी से किसी ना किसी टाइप का एनीमिया डेवलप होगा, और एसोसिएटेड डिसऑर्डर्स होते हैं बहुत सारे। जैसे अगर C की कमी है हमारे बॉडी में तो हमें स्कर्वी हो जाएगी। D की, अगर हमारे विटामिन D की डेफिशिएंसी है तो हमको रिकेट्स हो सकते हैं, रिकेट्स। क्लियर? तो किसी ना किसी विटामिन का कोई ना कोई रोल रहता है, और उनकी अगर हम सारे ही विटामिन हटा दें, या एक भी हटा दें, तो एनीमिया डेवलप होगा,
या फिर उनके पर्टिकुलर डिजीज जो होते हैं रिकेट्स या स्कर्वी वो डेवलप होंगे। अब हम आते हैं मैच्योरेशन फैक्टर्स पे। मैच्योरेशन फैक्टर्स यानी उसके न्यूक्लियस में उसके जो डीएनए है उसको प्रोलिफरेट कराने में, उसको बनाने में जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम मैच्योरेशन फैक्टर्स कहते हैं। कौन कौन से मैच्योरेशन फैक्टर्स होते हैं हमारे एरिथ्रोपोइसिस के लिए रिक्वायर्ड? वो होते हैं, पहला होता है हमारा विटामिन B12, इंट्रिंसिक फैक्टर या फिर इसको इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल भी कहते हैं, फोलिक एसिड, ये सारी चीज़ें जो होती हैं हमारे मैच्योरेशन फैक्टर्स कहलाते हैं। पहला है हमारा विटामिन B12। विटामिन B12 क्या होता है? इसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं क्योंकि ये हमें एक्सटर्नली यानी हम डाइट के थ्रू इसको लेते हैं, इसलिए इसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर भी कहते हैं। इसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में होता है और इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल के साथ मिलकर ही होगा। अगर किसी वजह से हमारी बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर उतना है ही नहीं, उतना अमाउंट नहीं है या फिर उतना प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो विटामिन B12 हम कितना ही एक्सटर्नली दे दें, हम सप्लीमेंट के थ्रू दे दें, तब भी एरिथ्रोपोइसिस जो है प्रॉपरली नहीं होगा। ये दोनों जो है इंटरडिपेंडेंट हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर भी और एक्सट्रिंसिक फैक्टर दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं वर्क के लिए। क्लियर? विटामिन B12 is stored mostly in liver and small quantities in the muscle. विटामिन B12 याद रखना, it is the only water soluble vitamin which is stored in our body. वाटर soluble विटामिन कौन से होते हैं? B वाला ग्रुप होता है एंड C होते हैं। इनमें से भी सिर्फ B12 जो है हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं, बाकी जो चार होते हैं A, D, E एंड K ये हमारी बॉडी में स्टोर होते हैं। क्यों? क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होते हैं। लेकिन वाटर सॉल्युबल जो होते हैं, जहां उनकी क्वांटिटी एक्सीड करी, उनको हमारी बॉडी जो है एक्सक्रीट आउट कर देती है। सिर्फ फैट सॉल्युबल जो होते हैं वो स्टोर होते हैं और इनकी इंटॉक्सिसिटी हमें देखने मिलती है। जब इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है तो इनकी इंटॉक्सिसिटी हमें देखने मिलती है। बायोकेमिस्ट्री में आपको ये सब पढ़ना है। फिर एक्शन क्या होता है? विटामिन B12 इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ DNA एंड RBC। जितने भी हमारे ये तीनों फैक्टर्स हैं, ये जो हैं हमारे DNA को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं RBC का। इट्स डेफिशिएंसी लीड्स टू फेलियर इन मैच्योरेशन ऑफ सेल्स एंड रिडक्शन इन द सेल डिवीजन। सेल का डिवीजन नहीं होगा और उनका अमाउंट कम हो जाएगा। ऑल्सो द सेल्स आर लार्जर, उनका साइज बड़ा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमेशा एरिथ्रोपोइसिस के दौरान हमारा जो सेल का साइज है वो छोटा होता जाता है। अगर मैं इसके मैच्योरेशन में ही क्या कहते हैं उसको ब्लॉक कर दूं तो सेल का साइज बड़ा हुआ रहेगा। क्लियर? ऑल्सो द सेल्स आर लार्जर विथ फ्रेजाइल एंड वीक सेल मेम्ब्रेन रिजल्टिंग इन मैक्रोसाइटिक एनीमिया। सेल का साइज बड़ा हुआ है इसलिए इसको हमने मैक्रोसाइट कहा है। मैक्रोसाइट ब्लड सेल इंडाइसिस में पूरा बताएंगे इसके बारे में। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 कॉजेस पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया जो होता है मेगालोब्लास्टिक से अलग होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने मिलते हैं। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने मिलते हैं। क्लियर? ओके। अब है हमारा इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल मैंने जैसे बताया कि ये दोनों डिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे पे। कौन कौन से? विटामिन B12 जिसको हम एक्सट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं और इंट्रिंसिक फैक्टर, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसल प्रोड्यूस्ड इन गैस्ट्रिक म्यूकोसा बाय पैराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इट इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में जब तक हमारा जो रिक्वायर्ड क्वांटिटी है इंट्रिंसिक फैक्टर की वो सिक्रीट नहीं होगी, तब तक विटामिन B12 मैं कितना ही एक्सेस में दे दूं उसको देने का कोई फायदा नहीं है। In the absence of intrinsic factor, vitamin B12 is not absorbed from intestine. This leads to pernicious anemia. Deficiency of intrinsic factor occurs in gastritis. अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, itis वर्ड जहां आ जाए मतलब समझ जाना इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। ठीक है? अगर स्टमक में कोई इन्फ्लामेशन आ जाए या अल्सर हो जाए, अल्सर यानी कि छाले हो जाना, या फिर मैं उठा करके आपकी गैस्ट्रेक्टोमी यानी कि मैं आपका एक पार्ट हटा दूं पूरे स्टमक का, उन केसेस में इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होने लगेगी और उस वजह से हमारा
क्या कहते हैं, पर्निशियस एनीमिया डेवलप हो जाएगा और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। क्लियर। अगला है हमारा फोलिक एसिड। फोलिक एसिड भी जो है मैच्योरेशन फैक्टर होता है हमारा, एंड इसका काम भी जो होता है वो होता है हमारा सिंथेसिस ऑफ डीएनए को बनाना। इन द एब्सेंस ऑफ फोलिक एसिड synthesis of DNA decreases causing failure of maturation leads to megaloblastic anemia। megaloblastic anemia हो जाएगा, यानी कि सेल का साइज बड़ा हुआ है इसमें भी। क्लियर। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया और पर्निशियस एनीमिया में बहुत कंफ्यूजन होती है। क्यों? क्योंकि सब पूरा ही सेम है, लेकिन पर्निशियस एनीमिया में हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने मिलेंगे, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशंस होते हैं, जबकि मेगालोब्लास्टिक में हमें ये ऐसा कुछ नहीं देखने मिलता। ठीक है। दोनों ही जो है हमारी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी से होने वाले एनीमिया है, लेकिन एक में हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स देखने मिलेंगे और एक में नहीं। किसमें? मेगालोब्लास्टिक में नहीं मिलेंगे देखने। तो अब लास्ट है हमारा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन। हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमें कौन कौन से फैक्टर्स चाहिए होते हैं? पहला होता है हमारे फर्स्ट क्लास प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स की भी अलग अलग क्लास होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एंड अमाइनो एसिड्स जो है बेसिक हमारे प्रोटीन ही बनाते हैं वो भी अल्टीमेटली। रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन, दैट इज द ग्लोबिन। ग्लोबिन और ग्लोबुलिन, ग्लोब्यूलिन याद रखना, ग्लोबुलिन अलग है, ग्लोबिन अलग है। ग्लोबुलिन जो है एक प्लाज्मा प्रोटीन है जो हमारा इम्यूनिटी में और कैरियर प्रोटीन जैसा काम करता है, जबकि ग्लोबिन जो है एक हीमोग्लोबिन बनाने में हमारा काम करता है। आयरन क्या है? आयरन नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीम पार्ट। हीमोग्लोबिन जो होता है वो दो पार्ट से मिलकर बनता है, पहला होता है हीम और दूसरा होता है ग्लोबिन, यानी कि प्रोटीन पार्ट जो होता है ग्लोबिन वो। हीम के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है और पोरफायरिन रिंग होती हैं जो कि हमारे ऑक्सीजन को कैरी करती हैं। ठीक है। तो आयरन इज नेसेसरी फॉर फॉर्मेशन ऑफ हीम पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। कॉपर क्यों नेसेसरी है? कॉपर का क्या काम है? कॉपर जो है एब्जॉर्प्शन कराता है आयरन का हमारे जीआईटी में से, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में से वो एब्जॉर्प्शन कराता है। विटामिन क्यों नेसेसरी है? विटामिन सी, राइबोफ्लाविन, निकोटिनिक एसिड हमारा B3 होता है, पायरिडॉक्सिन B6 होता है। ये सारे जो होते हैं हमारे हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में ही काम आते हैं। कोबाल्ट और निकल यूटिलाइज कराने के लिए, याद रखना, एब्जॉर्प्शन के लिए कॉपर है और कोबाल्ट और निकल यूटिलाइज, उसको यूज कराने के लिए आयरन को, किसको? आयरन को यूज कराने के लिए काम करते हैं, जिससे हमारा हीमोग्लोबिन बनेगा। ठीक है। तो इसी के साथ आज का जो है हमारा ये पार्ट 2 लेक्चर खत्म होता है आरबीसी एंड एरिथ्रोपोइसिस का। आपको अगर लेक्चर्स पसंद आ रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जितने भी दूसरे कॉलेज में कोई फ्रेंड्स हैं, अपने बैचमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करना, उनको भी बोलना कि सब्सक्राइब करें चैनल को। और मैं पूरी फिजियोलॉजी कवर करने वाला हूँ इन लेक्चर्स में। अभी ब्लड चल रहा है, इसके बाद हम न्यूरोमस्कुलर फिजियोलॉजी देखने वाले हैं, पूरा जो है कवर करूँगा मैं। ठीक है। तो इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।